वेलकम, माय नेम इज कृतिका। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। आपका 29 जून को पेपर भी आने वाला है एचएस का, सो उसके लिए बिल्कुल रेडी रहना है। हिमाचल के करंट अफेयर्स करके जाने हैं एटलीस्ट 1 साल के। थोड़े से होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। आज हम लोग अप्रैल के महीने में देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया है। तो इसमें आपके कुछ तो होते हैं जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर, कि पद्मश्री मिला, किसको मिला, कहाँ के हैं वो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर जो है कोई नई स्पीशीज मिली है, या कुछ रिपोर्ट्स जो कि आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कि हिमाचल में ड्राइविंग के, ड्रंकन ड्राइविंग के बहुत से केसेस हैं। फिर एक लैंडस्लाइड के ऊपर रिपोर्ट है, साइबर क्राइम के ऊपर है। इस तरीके से आपके कुछ जो फैक्ट्स हैं वो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर मेंस, एज वेल एज एचएस है, अलाइड है, सारे एग्जाम्स के लिए। तो एक छोटी सी वीडियो आप देख के आराम से इसको कवर कर सकते हो। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती है, हर महीने मैगजीन बनके वहां पर जाती है। अगर आप एचएस की तैयारी कर रहे हो, करना चाहते हो, एलाइड के बारे में सोच रहे हो, तो ये यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी हिमाचल जीके का एक कोर्स भी चल रहा है, तो आने वाले जो एचएस है उसके लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। उसको आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। तो हम लोग शुरू करेंगे जी अपनी सबसे पहली न्यूज के साथ में, विच इज पद्मश्री। पद्मश्री मिला है बिलासपुर के रहने वाले श्री हरिमन शर्मा जी को। ये पिछले साल भी मैंने पढ़ाया था जब ये लिस्ट बन के आई थी कि इनको दिए जाएंगे। तो इनको एप्पल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं ये, तो सबसे पहले कुछ चीजें फैक्ट्स याद करेंगे। किस चीज के लिए इनको ये मिला है, तो ये मिला है इनोवेशन इन एग्रीकल्चर के लिए। फिर ये इन्होंने एक एप्पल की वैरायटी जो है वो तैयार की है जिसका नाम है HRMN 99। हरिमन शर्मा जी के नाम पे है HRMN 99। और इसमें क्या स्पेशल है, तो ये गर्म इलाकों में 40 से 45 डिग्री तक लगाया जा सकता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जहां पर अभी ठंडा मौसम नहीं है, उसके बावजूद वो एप्पल से अपनी आजीविका आगे कमा सकते हैं एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में। ऐसा ये इनोवेशन जो है वो लेकर आए हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको वैसे बताऊं, तो अब हिमाचल में भी एप्पल लगता है, उसको चाहिए होते हैं 700 से 1500 चिलिंग आवर्स। चिलिंग आवर्स का मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कम होना चाहिए, और इसी के ऊपर बेस्ड रहता है कि एप्पल कैसा होगा, साइज कैसा होगा, और कितने आगे जो है हमें और चीजें देखने को मिलेंगी। ये यूजुअली हाई ऑल्टीट्यूड पे होता है, कि शिमला का, किन्नौर का एप्पल हो गया, स्पीति में और लाहौल में भी थोड़ा बहुत लगता है, ये सारे हायर ऑल्टीट्यूड पे। अब जो ये नीचे वाला एरिया है, यहाँ पर भी ये HRMN जो क्वालिटी है ये लगाई जा रही है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इन सारे एरियाज में जो है ये हर जगह भी लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा आपके वही ठंड की जरूरत नहीं है, 40-45 डिग्री को ये आराम से यहाँ पर मैनेज कर सकता है। तो इससे होगा क्या, सबसे पहले तो एक जो मार्केट बनी हुई है एप्पल की अपर एरियाज के लोग लगाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये भी उसमें योगदान दे पाएंगे। अब बहुत बार क्या है, हेल स्टॉर्म्स हो गए या आपके और बहुत सारी चीजें हो जाती है, बारिशें नहीं हुई है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है एप्पल की पैदावार पे, तो वो भी, उसको भी कॉम्पेंसेट किया जा सकता है। साथ ही में जो नीचे के लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनको भी फायदा होगा, और जो खरीदने वाला है, ये जो क्वालिटी है एप्पल की एक अच्छी है, साथ ही में जो एप्पल है वो सस्ता भी है। तो 75 रुपीज पर किलो जो है हम लोग ये एप्पल यहाँ पर देख सकते हैं। अगेन मार्केट में इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब अगर हरिमन शर्मा जी की बात की जाए, तो 1990s में इन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है अपने घर के ही गार्डन में शुरू किया था, ग्राफ्टिंग करके थोड़ा बहुत कुछ जो है आगे किया उन्होंने। और अभी अगर हम देखें तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो मिले हुए हैं, चाहे वो आपका अभी पद्मश्री हो, नेशनल अवार्ड्स हैं। इनको टोटल 18 नेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं, और 10 जो हैं वो स्टेट अवार्ड्स हम लोगों ने इनको दिए हैं, सम्मानित इनको किया है। तो यही कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको इनके बारे में याद रखने हैं। इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस मिला है हमें एक एनिमल का, इसको बोलते हैं वूली फ्लाइंग स्क्विरल। ये है आपकी वूली फ्लाइंग स्क्विरल। इसको 70 साल तक देखा नहीं गया, तो इसको एक्सटिंक्ट जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर ये आपका 1994 में ये मिली फिर से, और फिर से एक्सटिंक्ट हो गई। तो यूजुअली ऐसा सुना होगा आपने कि अरुणाचल प्रदेश के पास में मिलती है ऐसे, या फिर यूट्यूब पे देखा होगा कि बाहर में लोगों ने पाली भी होती है, ऐसे करके आती है हाथ में। बट हिमाचल में जो है, या फिर हम लोग नॉर्थ इंडिया में बात करें, तो पहली बार ही हमें मिली है यहाँ पर इतने टाइम के बाद में, जब हमने इसको एक्सटिंक्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया था।
कहां पर मिली है? अब हुआ ये, बेसिकली कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम एक्सटेंट बोलते हैं। एक्सटेंट का मतलब होता है कि शायद एनिमल है तो हो सकता है साइटिंग ना हुई हो लेकिन उनकी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं हो, तो उनमें से भी ये एक हमें यहाँ पे मिलता है। ये हमारे पास स्नो लेपर्ड्स हैं, हिमाचल का स्टेट एनिमल भी है स्नो लेपर्ड। उनके लिए एक असेसमेंट जो है वो की जाती रहती है नेचुरल वे में, कि इनको हम लोग जो है साइट करते रहते हैं, कैमरास लगाए होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं वाइल्ड लाइफ के वो ट्रैक करते रहते हैं। इन्हीं कैमरास में हमें ये स्पीशीज जो है म्यार वैली में मिली है, और ये अगेन जताती क्या है कि वहां का जो इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा रिच है और इसको अब हमने प्रिजर्व करके भी रखना है। म्यार वैली की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग कि क्या न्यूज में रहा। तो यहां से देखो, यहाँ पे बारालाचा पास है और वहां से दो नदियां निकलती हैं, एक निकलती है चंद्रा और एक निकलती है भागा। ये है चंद्रा, ये है भागा, ये है चंद्रा। जो भागा है उसके किनारे एक लेक है जिसको हम लोग सूरज ताल बोलते हैं, इधर है चंद्रताल। यहीं पे बड़ा शिगरी ग्लेशियर भी है जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जहां पे ये दोनों मिलती हैं वो है तांदी, और यहाँ से ये आगे जो है चेनाब वैली बनाती हैं जिसको हम लोग पत्तन वैली भी बोलते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे इससे एक नाला मिलता है मियार, जो कि उदयपुर में इससे मिलता है, और इस वैली को हम बोलते हैं मियार वैली। तो इसी वैली में अगेन काफी ज्यादा अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ये आपके पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयन रेंज के बीच में जो है सैंडविच यहाँ पर है। तो ये आपका अगेन टफ टेरेन भी है, साथ ही में यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी भी हमें मिलती है। नेक्स्ट आ गए हम लोग साइबर क्राइम पे। एक रिपोर्ट आई है और ये बता रही है कि हिमाचल में सबसे ज्यादा हमें सीनियर्स और विमेन में साइबर क्राइम देखने को मिल रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स देखें तो वो कहती हैं कि हर तीन आपके फॉर एवरी 3 पर्सन, हर तीसरा आदमी जो है वो साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है। साथ ही में अगर हम लोग एक साल में अनुमान जो है वो लगाया गया है कि 114 करोड़ रुपए फ्रॉड किए गए हैं सिर्फ साइबर क्राइम से। इसलिए अपने आसपास आपने सुना होगा कि कॉल आ जाते हैं कि अच्छा आपके पापा ने मुझे आपका नंबर दिया है, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूं, या फिर जो है मैं हॉस्पिटल में हूं, मुझे पैसे की जरूरत है। ऐसे करके बहुत तरीके के फ्रॉड जो है अभी वो निकल कर आए हैं, स्पेशली 2020 के बाद। अब 2020 के बाद हुआ क्या, तो जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो हो गए ऑनलाइन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हैं वो डिजिटल हो गए, जिसके साथ में जो फ्रॉड्स हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़े, क्योंकि अब लोगों को पैसे भेजने और देने तो आते हैं लेकिन उसके साथ में और उनको डिजिटल लिटरेसी जो है उसका बहुत आइडिया नहीं है। तो अब वो ओटीपी वाला मामला तो चला गया, वो तो बहुत पहले होता था कि ओटीपी कोई मांगता है, वो तो वैसे भी शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके साथ में और बड़ी सारी चीजें आ गई कि फेक इन्वेस्टमेंट है, क्रिप्टो में करेंगे, कि ऐसे स्टॉक्स में करना चाहते हैं, लॉटरी स्कैम्स होते हैं। लॉटरी स्कैम्स यूजुअली काम करते हैं सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, क्योंकि अब उनके पास बेचारे पेंशन के पैसे होते हैं, वो सोचते हैं कि वैगनार आ जाएगी या कुछ आ जाएगा, ऐसे ही बेवकूफ तो बनाते हैं वो प्रॉपर। सारा दिन जो है स्कैमर्स यही करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो विमेन है और दी सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा वो अफेक्ट हो रहे हैं, और साथ ही में सेक्सटॉर्शन हो गई, आपके अरेस्ट थ्रेट्स हैं डिजिटली, और की ब्लैकमेल, फ्रॉड, वो सारे की सारी चीजें जो है साइबर क्राइम का पार्ट यहाँ पर रहती है। अब इसके लिए भारत करता क्या है? भारत क्या मतलब हिमाचल के लेवल पर नहीं, भारत के लेवल पे भी इसमें बहुत कुछ किया जा रहा है। यहाँ पर बनाए गए हैं साइबर कमांडोज। हिमाचल से टोटल 29 लोग हैं जो कि साइबर कमांडो की ट्रेनिंग के लिए गए हैं। ये है क्या, तो ये सेंटर का एक इनिशिएटिव है होम अफेयर्स का और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का। अब इन्होंने देखा कि ये फ्रॉड जो हैं वो तो होंगे ही, अब बीमारियां भी होती हैं, लेकिन डॉक्टर होता है हमारे पास में विद इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सेम वे जो साइबर कमांडोज हैं इनको ट्रेन किया जा रहा है इन्हीं सारी चीजों में कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा। अगर ऐसे केसेस आते हैं, उनकी ट्रैकिंग है, आगे उनका जो सारी की सारी चीजें हैं वो सारी चीजें मैनेज की जाएंगी। इनको ट्रेनिंग कहाँ दी जा रही है, तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर में है, वहां पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें जो है हम देखते हैं कि 2 तो विमेन कमांडोज भी हैं, बाकी भी हम लोग देख रहे हैं पहला बैच जा चुका है। डिफरेंट रोल्स आपके, चाहे साइबर फ्रॉड्स हैं इनको कैसे कम करना है, एथिकल हैकिंग हो गई, लोगों में अवेयरनेस लेकर आनी है, तो प्रॉपर इनका जो प्रोटोकॉल है, एजेंडा है, वो यहाँ पर बनेगा। इसी के साथ में एक प्रीलिम्स का फैक्ट है जी कि आई क्रैक क्या है।
आई क्रैक एक यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेसिकली है जिसको लेकर आए हैं कि इससे जो भी साइबर क्राइम्स है उनको ट्रैक करना है, उनका एनालिसिस करना है, उसके लिए एक फोरेंसिक रिपोजिटरी, वो वाली फोरेंसिक नहीं, ये साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी या रिपोजिटरी जो है उसके लिए यहाँ पर बनाई जाएगी, जो ये एनालिसिस हो गया या अगेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो साइबर क्राइम के अगेंस्ट है। आई क्रैक इज फॉर साइबर क्राइम सिक्योरिटी। तो ये हमारी न्यूज थी। साथ ही में जो सबसे बड़ा फ्रॉड आपका साइबर फ्रॉडस्टर हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, तो अवेयरनेस के साथ में कि आप अपने आसपास के लोगों को अवेयर रखें, वो एहतियात बरतें, वहां पर जब भी कोई भी सस्पिशियस लिंक है उसको नहीं क्लिक कर रहे हैं या सस्पिशियस कोई नंबर है उसको नहीं उठाना है। साथ ही में अगर आपके साथ में इस तरीके का कुछ भी रहता है तो साइबर हेल्पलाइन है 1930, यहाँ पे कॉल करके रिपोर्ट करना है। तो ये लोगों के साथ में शेयर भी करना होता है, स्पेशली बूढ़े जो होते हैं जिनके पास में अब डिजिटल फोन आ गए हैं, उनको जरूर बताना होता है कि इस तरीके से कोई भी लिंक जो है वो क्लिक नहीं करना है, अपना पर्सनल फाइनेंशियल डेटा शेयर नहीं करना है। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे। ये न्यूज मैंने सिर्फ इसलिए डाली ताकि एक तो आपको शिंकुला पता हो कहाँ है और दीपक ताल जो है वो पता हो कहाँ है। शिंकुला के ऊपर क्वेश्चन भी आया था, प्रीलिम्स में आया था कि ये किस किस को कनेक्ट करती है, ये हिमाचल प्रदेश और आपके लद्दाख को कनेक्ट करती है। इधर जो है आपका दारचा रह जाता है, इधर आपका लेह वाला एरिया है, इनको कनेक्ट करती है। कौन सी ये रेंज में है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जास्कर रेंज में है। जैसे सेम वे क्वेश्चन आया था कि जो रोहतांग टनल है वो कौन सी रेंज में है, जो अटल टनल है वो है आपकी पीर पंजाल में, और ये कौन सी में है, ये जास्कर रेंज में यहाँ पर है। तो ये न्यूज तो ये टूरिज्म की है ना, कि हमने टूरिज्म के लिए शिंकुला खोल दिया, फिर आपका दीपक ताल जो है वो खोल दिया। दीपक ताल है कहाँ पर, तो दीपक ताल है लाहौल में। हिमाचल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि मैचिंग में दिए जाते हैं कि ये आपकी लेक्स हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में जोड़ना है, तो दीपक ताल इज इन लाहौल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, धर्मशाला जो है वहां पर 3, 4, 8 और 11 को आईपीएल होगा। अब क्या स्पेशल है, तो जब भी इस तरीके का बड़ा इवेंट होता है तो वहां के आसपास की जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करती है। सबसे पहले तो हमारे पास में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, उसके बाद में क्या है जी, साथ में आसपास के जो होटल इंडस्ट्री है वहां पे उनको फायदा होगा। फिर जो है वो कहीं कुछ ना कुछ खाएंगे, रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको फायदा होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन है कैब्स सर्विसेज वाले होंगे उनको फायदा होगा, जो धर्मशाला आएगा घूमने के लिए वो 4 जगह और घूमेगा, तो अगेन जो पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो यहाँ पर फ्लरिश करेगी। तो वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। थोड़ी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये 2003 में इसको एस्टैब्लिश किया है, काफी ज्यादा हाइट पे है, विच इज 1457 मीटर्स फ्रॉम द मीन सी लेवल। और अगर एक फैक्ट इसके बारे में और बताऊं तो पहले ना जो शिमला का एनाडेल ग्राउंड है वहां पे बोला गया था कि इसको बनाया जाएगा, फिर जो है देखा गया कि नहीं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो तो एकदम मेडोज की उसके बीच में है ना, जंगल के बीच में आसपास बहुत पेड़ है, तो बोलते हैं इसको नहीं छेड़ते हैं, कहीं और बनाते हैं। उसके बाद में जो लोकेशन है वो धर्मशाला को शिफ्ट की गई। नेक्स्ट न्यूज है कि कांगड़ा का एयरपोर्ट जो है वो फर्स्ट नंबर पर आया है जब हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। और इसके बाद में आपके दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला जो है उनको भी फ्लाइट्स अभी कनेक्ट की जा रही हैं। हिमाचल में थोड़ी एयर कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा वाइड नहीं है जितनी प्लेन्स में रहती है, बट कंपैरिजन में ये धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो आपकी जो एयर कनेक्टिविटी है वो ज्यादा होती जा रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगेन प्री फैक्ट है ये सारे के सारे, तो ये है एक स्टोरी के बारे में जिसका नाम है स्ट्रीम स्टोरी। स्ट्रीम स्टोरी बेस्ड है कूल के ऊपर। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, अगर आप छोटे हैं तो आपके माता पिता ने देखा होगा जी कि कूल होती थी, कूल बनाते थे पहले तो एक कच्ची होती थी, उसके बाद थोड़ी सीमेंटेड बनाने लगे। ये नेचुरल एक सिस्टम रहा है जिसमें से पानी जो है वो फ्लो करेगा, चाहे वो पहाड़ के अंदर से हो या किसी नदी नाले में से उसको जो है डाइवर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग एक इसी के ऊपर स्टोरी बनाई, किसने बनाई, तो अमित दत्ता ने बनाई। वो बनाई उन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के साथ में मिलके, और उसी के लिए अभी फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उन्होंने इनको सम्मानित किया है। बड़ा अलग सा ये नाम है, इसके ऊपर तो शायद क्वेश्चन ना भी आए कि मेंशन स्पेशले पेरेडू वैसे करके फ्रेंच है अगेन, तो इसके लिए इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया। पर थोड़ा सा ये याद रखेंगे कि स्ट्रीम स्टोरी है, कूल के ऊपर है,
अमित दत्ता ने लिखी है और किसके साथ बनाई है, तो ये बनाई है आपकी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के साथ में, और उन्होंने इसी दौरान अपनी किताब भी पब्लिश की, असल समृद्ध के आखिरी स्तंभ। जो ये मूवी है इसमें भी इन्होंने अपनी हिस्ट्री की, कल्चर की, जो पहले जैसा हिसाब किताब होता था, इकोलॉजिकल विजडम की, उसकी बातें की हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी आगे। अब हमें पता है कि मिड डे मील ऑल ओवर इंडिया चल रही है, जिसमें बच्चों को खाना दिया जाता है मिड डे में, और इसमें क्या होता है कि दाल चावल आपके बेसिक्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना हुआ है कि फ्रेमवर्क जो है कि किस किस को कितना दिया जाएगा। जैसे राइस है वो 100 ग्राम जो है 5th क्लास तक दिए जाते हैं, फिर 150 ग्राम हो जाते हैं, फिर दालें हैं, वेजिटेबल्स है, ऐसे करके। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर फंडिंग जो है वो आती है, सेंटर जो है 90% उसमें से देता है, 10 हमारी सरकार देती है। हमने कुछ इसमें एडिशन भी करके रखे हैं कि जैसे एग्स हो गए या फ्रूट हो गया कोई, वो भी वीकली देना है। लेकिन अगर हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिमाचल, अभी तो हिमाचल पे हम फोकस कर रहे हैं ना, तो ज्यादा स्टंटिंग, ओबेसिटी और अंडरवेट सभी के जो रेट्स हैं वो ज्यादा है। 30% बच्चे हैं जो स्टंटेड है, 5 साल के नीचे। स्टंटेड का मतलब होता है कि अपनी एज के हिसाब से उनकी हाइट ही नहीं है। उसके साथ में 25% बच्चे हैं जो कि अंडरवेट हैं। तो ये स्टैट्स हमें क्या बताते हैं? ये स्टैट्स हमें बताते हैं कि बच्चों का पेट तो भर रहा है लेकिन उसके साथ में उनको पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो इसी के लिए हमारा की सस्टेनेबल गोल्स बनाया ना हमने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो बात करते हैं कि 0 हंगर होना चाहिए वर्ल्ड में। पर क्या सिर्फ पेट भरना काफी है? इसके ऊपर बात की जा रही है। अब हम थोड़ा और फूड सेंसिटिव हो रहे हैं कि अच्छा खाएंगे तो अच्छा होगा या अच्छा पोषण उससे बॉडी को मिलेगा। ये जो बच्चे हैं ये कल को हमारा जो है फ्यूचर बनने वाले हैं, तो इसी के लिए जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं उन्होंने इसके ऊपर बात की। अब इसमें कुछ एडिशन की जा रही है, जैसे कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो बनाए जाएंगे। आने वाले कुछ साल में हमें 10 ऐसे स्कूल मिलेंगे जहां का जो मेन्यू है वो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो खुद बनाएंगे, जिसमें पोषण ज्यादा होगा। ट्रेडिशनल चीजें कम कर दी जाएंगी कि दाल और चावल, मतलब जैसे चावल हो गए ये ज्यादा होते हैं, तो इसको कम करके ऐसी चीजें जिससे ज्यादा न्यूट्रिशन मिल सके वो ऐड की जाएंगी। एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो ऑलरेडी सेंटर के भी चलते हैं और जो स्टेट है वो भी चलाता है, जैसे कि पोषण अभियान है। फिर आपका हमने यही जो सीजनल फ्रूट है कोई भी वो वीकली ऐड करना है। लेकिन अब हिमाचल में है भी ऐसा कि हमने कोई चंबा तक पहुंचाना हो, चंबा के किसी स्कूल में ये स्कीम जो है वहां पे भी चल रही है, तो रिमोट एरियाज है, कनेक्टिविटी कम हो जाती है और थोड़े टाइम के बाद में अभी सिंस ये न्यूज में भी है तो फोकस कम हो जाता है। तो आपके पास में पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस हमें इन सारी जो भी आपकी स्कीम्स चल रही हैं उनमें देखने को मिलते हैं। एंड नाउ वी आर बिकमिंग मोर फोकस्ड ऑन न्यूट्रिशन रादर देन सिर्फ कि हमने बच्चों का पेट भरना है या पूरी जनता का भी पेट भरना है। हम लोग न्यूट्रिशनल बेसिस के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज बात करती है जी कि यूएस ने टैरिफ्स लगाए। हमने देखा कि उन्होंने आपके टैरिफ्स लगाए हैं, 26% जो है वो भी लगे हैं। इससे हिमाचल प्रदेश की गद्दी कम्युनिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो वो कैसे पड़ेगा? अब अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो हमें पता है कि गद्दीज जो हैं वो चरवाहे होते हैं। जो चरवाहे हैं उनके पास खूब सारी भेड़ें और बकरियां होती हैं। जो भेड़ है उसकी ऊन बेच के वो अपनी आजीविका कमाते हैं। अब सिंस ये होते तो गरीब ही हैं, तो यहाँ पर बात की गई कि इनको जो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिलवानी है। तो कुछ एफपीओ साथ में आए, एनजीओ साथ में आए, उन्होंने गद्दीज की वूल को, गद्दीज की जो ये ऊन होती है इसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिलवाई। अब इससे हुआ क्या? जो वूल फेडरेशन है हिमाचल की, वो लेती थी इसको 40 से 45 रुपए के ऊपर। अब ये यूएस में एक्सपोर्ट भी होने लग गई और फिर उसके साथ में उनको वहां पर 70 से 75 रुपए जो है इसका रेट मिलने लगा। और हर साल अगर हम देखें तो 2.5 लाख किलो इनकी ये ऊन वहां पर जाती है। तो इससे क्या होगा? अब ये जो टैरिफ्स लग गए हैं इससे अगेन इनको प्रॉब्लम होगा और ये पहले तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे और उसके साथ में इनका कोई फायदा जो है हम नहीं होगा। अगेन इनकी इनकम के ऊपर फर्क पड़ेगा। इसमें हमें थोड़ा वो उस वे में देखना है कि हम कर क्या सकते हैं। देखो, कर तो यही सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं कि अगर यूएस की मार्केट नहीं है तो बाकी मार्केट्स तो हैं, हम वहां पर कुछ देख सकते हैं। दूसरी चीज है अपना जो वूल फेडरेशन है, जैसे कि उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है। जैसे ये जो वूल भी है ये है रॉ वूल। अगर इसको
थोड़ा साफ किया जाए, हमारे कुछ यूनिट्स बनाए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, इसको साफ करके प्रोसेस करके और महंगा बेचा जा सकता है। तो अगेन हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो अगेन कम्युनिटी को भी फायदा होगा और हमारा जो अपना प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर यूज भी किया जाएगा। तो ये आपकी एक न्यूज यहाँ पर। अगर हम वैसे गद्दीज के बारे में देखें तो हमारे पास पता है हमें कि एक एसटी पॉपुलेशन रहती है, जिसमें से जो गद्दीज हैं वो यहाँ से आए, चंबा के भरमौर से। अभी जो है उनकी पॉपुलेशन जगह जगह है। नोमैडिक ट्राइब है, सेमी कल्चरल ट्राइब है, और हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा जो है आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज है ड्रंकन ड्राइविंग। अब हिमाचल में जो है बहुत सारे केस देखने को मिले जी एक्सीडेंट्स के। ये हमें ऑल ओवर इंडिया भी पता है कि सबसे ज्यादा जो मौतें हैं वो एक्सीडेंट से, रोड एक्सीडेंट से होती हैं। सेम वे हिमाचल में भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है कांगड़ा और शिमला। इनमें सबसे ज्यादा जो रोड एक्सीडेंट के केसेस हैं वो मिलते हैं। अगर हम 2024 में देखें तो अभी 2200 2100 के पास में यहाँ पर केसेस जो हैं टोटल रोड एक्सीडेंट्स के रहे हैं, जिसमें से 23% ड्रंक ड्राइव के हैं, ड्रंकन ड्राइविंग के हैं, जहां पर शराब पीकर लोग यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो इसको डेफिनेटली चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके ऊपर सरकार काम करती है, लोगों में अवेयरनेस लेकर आती है और इस तरीके का डेटा भी आउट करती है। डेटा का मतलब यही है कि अब इसमें अगर हम देखें कैजुअलिटीज भी रही होंगी, कैजुअलिटीज जो हैं वो सामने वाले की भी हो सकती हैं, जो ड्राइवर्स हैं उनकी भी हो सकती हैं। तो इसको हमें कम करने की जरूरत है डेफिनेटली, जिसके लिए एक प्रॉपर वहां पर हमने एडमिनिस्ट्रेशन बनाकर रखा है, एक सिस्टम बनाकर रखा है, चालान होते हैं, अरेस्ट होते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं लाइसेंस। तो ये सब कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ में क्या है, कैजुअलिटीज भी हो रही है। तो जैसे शिमला और कांगड़ा की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आता है, तो डेफिनेटली जो टूरिस्ट है वो भी एड अप हो जाते हैं इस सारी नुआंस में। तो पुलिस जो है वो डंडे भी मारती है और उसके साथ में कुछ ना कुछ रूल्स भी बना के रखे हैं कि ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करना है। उसके साथ में अगर कोई इश्यू आता है तो डायल 112 एंड दी जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो वहां पर रीच आउट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी लैंडस्लाइड से रिलेटेड, बहुत अच्छी स्टडी है IIT रोपड़ की। अब हमने क्या किया हुआ, हमने देखो मैपिंग तो करके ही रखी है ना, हिमाचल में कि हमारे पास में लैंडस्लाइड प्रोन एरिया तो है ही, और इसका एग्जांपल 2023 में देखा गया जब बाढ़ आई उसके साथ में बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आए और हमने देखा कि करोड़ों का हिमाचल प्रदेश को घाटा हुआ, जिसमें से अभी भी वो उठने की कोशिश कर रहा है। इसका रीजन जो है बहुत सारे हो सकते हैं, ये पूरी केस स्टडी है अच्छे से कि हम जो है अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स देख रहे हैं, फॉरेस्ट जो है वो काटे जा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत से रीजंस हैं, लेकिन ये सारे रीजंस जो हैं वो मिलके ये बोल रहे हैं कि जब 2050 आएगा तब तक ये लैंडस्लाइड 11 और 12% से आगे बढ़ जाएंगे। 11 और 12 का मतलब ये है कि शिमला जो है, अगर शिमला में लैंडस्लाइड देखते हैं, धर्मशाला में जो स्पेशली पॉपुलस सिटीज हैं, पॉपुलस टाउन्स हैं, वहां पर बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो अगेन ये जो स्टडी है इसको आप किसी भी मेंस में भी कोट कर सकते हो और प्रीलिम्स के लिए भी इसको जो है वहां पर अगर पूछा जाए तो आप देख सकते हैं, बट अगेन मेंस में जरूर इसको ऐड करना है, कोट जो है जरूर कर सकते हैं। हमारे जो स्नो लॉसेस हैं वो भी हैं। स्नो लॉस का मतलब ये बेसिकली कि बर्फ नहीं पड़ रही है, बारिशें नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। जो क्लाइमेट चेंज है वो भी बहुत बड़ा रीजन है इन लैंडस्लाइड्स का। अब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हिमाचल में क्या होगा, हमारे पास में ना बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, वही आपके बहुत सारे ग्लेशियर्स आ गए इधर, जैसे बड़ी सारी कंसंट्रेशंस हैं, कांगड़ा में हैं, फिर हम लोग थोड़े कुल्लू के जंक्शन पे आते हैं, यहाँ पे ऊपर 12 लाछा का जो रीजन है वहां पर है। तो सबसे पहले तो ये जो है आपके मेल्ट करेंगे धीरे धीरे करके, जो क्योंकि टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, बारिशें नहीं हो रही हैं और स्नोफॉल भी कम है, तो क्या होगा, पहले जो नदियां हैं उनमें बाढ़ आएगी और उसके बाद आसपास के जो एरिया हैं जहां पर वाटर इश्यूज या वाटर स्कार्सिटी है वहां पर सूखा पड़ जाएगा, बैरन हो जाएगा, एंड देन उसके बाद पूरा सूखा होगा। तो ये लैंडस्लाइड जो है वो भी कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे जो डेंस फॉरेस्ट हैं वो भी खत्म होने वाले हैं, जो स्नो है उसमें हम ऑलरेडी स्कार्सिटी देख रहे हैं और जो वाटर बॉडीज हैं वो भी यहाँ पर चेंज होने वाली हैं। तो हमें क्या है, हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है, जो कि सरकार को वहां पर एक्टिव होना पड़ेगा अगर इकोलॉजिकल कोलैप्स नहीं चाहते हैं हम। 2023 जैसा इवेंट
जो लैंडस्लाइड्स थे वैसे फिर से देखने को मिलते हैं, तो कई सालों के लिए हिमाचल जो है पीछे चला जाता है, पीछे भी चला जाता है, आसपास का जो वेजिटेशन है वो अफेक्ट होता है और हम जो है अगेन इकोलॉजिकल कोलैप्स देखते हैं। वे फॉरवर्ड क्या रहेगा? सबसे पहला हमारे पास में नेचुरल हैजार्ड की मैपिंग होनी चाहिए। जो ये हम लोग पेड़ काट रहे हैं, खैर का पेड़ काटना, जैसे अभी बड़ा सरकार जो है कि इससे हम बहुत सारा अपना प्रॉफिट जो है वो लेकर आएंगे, ग्रीन फेलिंग बेसिकली, कि ऐसा नहीं कि काटेंगे, लगाएंगे भी उसके बाद में, लेकिन अगेन क्या है, इसकी वजह से हम लोग इसका इम्पैक्ट जो है उसको भी स्टडी करना जरूरी है। उससे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हो रही हैं और अगेन हमें बेनिफिट्स बहुत कम है, इसके 4 पैसे मिल जाते हैं वो अलग है, लेकिन उसके जो नुकसान है वही ज़्यादा है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एक येटी स्नो फेस्टिवल के बारे में। यहाँ पर ये मैंने न्यूज में डाला ताकि आपको याद रहे, ये शैनी डांस का यहाँ मेंशन किया गया है। अगेन डांस फॉर्म्स जो है ऐसे कभी कभी मेंशन हो जाते हैं। कहाँ पर ये है? तो ये आपका लाहौल में ही है। लाहौल में सिर्फ फेस्टिवल का नाम याद रखेंगे, येटी स्नो फेस्टिवल। बाकी मैंने आपको सब कुछ करवाया हुआ है। देखो फेस्टिवल्स जो हैं वो मेलों की तरह होते हैं। मेला जब भी होता है तो क्या होता है, मेला बहुत सारे पैसे लेकर आता है, बहुत नहीं सही, चलो पैसे लेकर आता है, आसपास के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज लाता है, कल्चर का शोकेस किया जाता है, जो रिलीजियस लाइफ है वो भी प्ले में आती है। हमने नेशनल और इंटरनेशनल फेयर्स पढ़े हैं हिमाचल में, तो साथ में जो है हमारा कल्चर आता है। तो ये आपका शैनी डांस जो है वो भी यहाँ पर किया गया, परफॉर्मेंस थी, कुछ डॉग शो था, ऐसे करके बड़ा कुछ जो है स्टॉल्स लगाए लोगों ने, वो सारी की सारी चीजें हुई। नेक्स्ट हमारी छोटी सी एक न्यूज है, ये मैं आपको सिर्फ ऐसे चलते चलते बताऊंगी, मैंने बहुत बार की है। शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, इसकी लोकेशन, तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। मंडी जिले में यहाँ ये आ गया आपका मंडी जिला, ये यहाँ पर जोगिंद्रा नगर है, वहां पर है। उल नदी बहती है, जो उल है वो ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये है दो के बीच में कंट्रोवर्सी में, पंजाब में और हिमाचल में। ये दोनों बोलते हैं कि ये हमारा है। अब पहले जो है ये पंजाब के पास में 99 ईयर्स की लीज पे था। जो पंजाब का क्लेम ये है कि ये लीज पे नहीं था, जब इसके ऑपरेशनल राइट्स दिए गए तो इसके ओनर राइट्स भी दे दिए गए। हिमाचल बोलता है सिर्फ ऑपरेशनल राइट्स दिए थे, बोलते वो भी 99 ईयर्स के लिए, उसके बाद में जो है ये वापस हम लोगों को ही आ जाना था। इसके ऊपर ही वाद विवाद हो रहा है। ये जो 99 ईयर्स की लीज है ये 2024 में खत्म हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट ये थोड़ी सी न्यूज थी, न्यूज तो आपके काम की नहीं है। ये है यहाँ पर सम्मानित जिससे किया गया, ये है चंबा का थाल। जो चंबा का मेटल क्राफ्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो जाना जाता है। और इसमें जो थीम है वो है वैष्णविज्म। वैष्णविज्म हो गया या शक्तिज्म हो गया, विच इज आपके विष्णु और उनके अवतार वो इस मेटल के ऊपर बनाए जाते हैं। और दूसरा आ जाता है आपका शक्ति और उनके अवतार, तो वो यूजुअली इसके ऊपर शोकेस किए जाते हैं। इसको हम लोग जीआई टैग देने की भी बात कर रहे थे। ये पिछली बार अनुराग ठाकुर ने ओलंपियंस जो हैं उनको गिफ्ट में दिया था। तो ऐसे करके ये हमारा चंबा का थाल है। सो आज के लिए बस इतना ही है जी। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं, हियर आर द नंबर्स, यू कैन कॉल ऑन देम। हियर इज द व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर क्विक जो हम लोग वहाँ पर रिविजन्स बनाते रहते हैं उनके लिए, और कोई भी अपडेट्स अगर आप चाहते हैं तो उनके लिए यू कैन फॉलो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।